नंबर ऑफ कंज्यूमर। अभी ये हमको क्या बताना क्या चाह रहे हैं इसमें से कि तुम लोग पहले पढ़ते आ रहे हो, हर्बीवोरस, काइंड कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये पढ़ के आए हो ना तुम लोग पहले भी, है ना। तो जो हर्बीवोरस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सॉरी हर्बीवोरस नहीं, जो ट्रीज है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। जो हर्बीवोरस है दैट आर द फर्स्ट कंज्यूमर्स, फिर कार्निवोरस है दैट आर द सेकंड कंज्यूमर्स, ओमनीवोरस है दैट आर थर्ड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब उसको यूज करने वाले, प्रोड्यूसर्स मतलब खाना बनाने वाले, है ना। सो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना। सो अगर हम एक ही कंटेनर पे put one full container for each group on the table, ask consumers for the first generation from the each group to consume the eatables from the container to their group, now ask the second generation consumer from the each group। मतलब कि पॉपकॉर्न का एक बॉक्स अगर संभाल के रखा है उसमें से पहले वाले ग्रुप को दिया, फिर उसमें से थोड़ा बचा तो सेकेंड वाले ग्रुप को दिया, तो क्या अगर पॉपकॉर्न बहुत बड़ा होगा और बहुत सारा होगा तो देन इट विल बी लास्टेस्ट टू द थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। लेकिन उससे आगे क्या, उससे आगे कोई कंज्यूम कर पाएगा उसको, तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा कंज्यूम, है ना। क्योंकि आगे जाके क्या हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। तो हमको यही बता रहे हैं कि देखो इधर लिखा है, नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट, एंड आल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर। तो अगर वही चीज एक ही एक चीज सब लोग खाते जाएंगे तो धीरे धीरे खत्म तो होंगी ना। अगर हमारे पास 100 रुपीज है, अगर हम नहीं खर्च रहे, हम हमारे भाई को दे रहे हैं वो खर्च रहा है, फिर उसको भी दे रहे हैं वो खर्च रहे हैं, लेकिन अगर हम लिमिटेड, हमको पता है कि हमको यही मिलने वाला है, उससे आगे हमको नहीं मिलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, वाइजली यूज करेंगे। लेकिन वाइजली यूज कर करके भी कितना, एटलीस्ट एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे हमारे ये पैसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही हमारे जो एग्जॉस्टिबल, इससे हमको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। हम देखो अभी पेट्रोल के प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं, 100 रुपीज पर लीटर इतना चल रहा है, तो पहले 50 पर लीटर था, तो पहले ज्यादा होगा। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है वैसे वो उसका प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम उसको कम यूज करें, ठीक है। बाकी के इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक से चलने में, क्योंकि अभी उनको पता है कि पेट्रोल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो आगे क्या होगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरा स्कोप ढूंढ रहे हैं। ओके, तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़े आगे की जनरेशन यूज कर सके, इसीलिए हम दूसरे ऑप्शंस बता रहे हैं। नहीं तो ऐसा तो टाइम आएगा ही कि वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो पेट्रोल हैं, डीजल्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हम ऐसे ऐसे ले रहे हैं। सो assume that the eatables in the container represent the total availability of the exhaustible natural resources like coal, petroleum and the natural gas। मतलब मैंने जैसे तुमको बताया जो पॉपकॉर्न का पूरा कंटेनर है वही हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। सो ईच ग्रुप में हैव द डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, हर एक ग्रुप का अलग, जैसे मैं बोल रही तुमको हमारे टाइम पे 50 रुपीज पर लीटर था, अभी 100 रुपीज पर लीटर है। सो आर देयर अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, कोई ऐसा करेगा भाई मैं बहुत सारा पेट्रोल लेके रख दूं, or maybe that the earlier generation in some groups were concerned about that coming generation and left something for them। और क्या करते हैं कोई कि भाई अभी गवर्नमेंट को पता है कि भाई आगे के जनरेशन को यूज तो होगा ही, तो क्या कर रही है, प्राइस चेंज कर रही है और उनके लिए बचा के रख रही है। In this chapter, we will learn about the some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। हमारे चैप्टर का नाम ही यही था, कोल, पेट्रोलियम, है ना। तो इसी के बारे में, ये तीन रिसोर्सेज के बारे में ही हम पढ़ेंगे। These were formed from the dead remains of the living organisms, that is the fossils. So these are all known as the fossil fuels। तो तुमको ये भी अंडरलाइन कर लो, what do you mean by the fossil fuels? So the fuels which are formed from the dead remains of the living organisms known as fossils are also known as the fossil fuels। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। ये दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर्स, दो मैंने पहले टिक करवाई, ये थर्ड क्वेश्चन है, टिक कर लो ये वाला भी। व्हाट डू यू, यस व्हाट हैपेंड मैम कहाँ से टिक करना है? ऐसे क्वेश्चन लिख दो, व्हाट इज द फॉसिल फ्यूल्स। कर लिया नील, खुशी, नील, खुशी, आपने कर लिया बेटा? मैम जस्ट अ सेकंड। यस मैम डन।
खुशी, हैव यू डन इट? यस मैम। ओके, इधर क्वेश्चन खाली क्या लिखेंगे हम, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल फ्यूल्स। अभी सबसे पहला हमारा फॉसिल फ्यूल है, दैट इज द कोल, हम उसको पढ़ेंगे। देखो कोल की इमेज भी दे रखी है, वी आर ऑलरेडी नोन अबाउट इट, बट तो भी हमको इमेज दे रखी है। यू मे हैव सीन द कोल और हर्ड अबाउट इट, इट इज हार्ड एज अ स्टोन एंड इट इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, स्टोन के जैसे हार्ड भी होता है और ब्लैक कलर होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड, पहले इसको कुक फूड में यूज करते थे, ट्रेन चलाने के लिए भी यूज करते थे। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन द रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस द स्टीम टू रन द इंजन। देखो लिखा है ना इसमें, रेलवे इंजन में पहले यूज करते थे। वो जो शोले मूवी है ना, उसमें दिखाया है कि वो कोल डालता जाता है, आग जल्दी जलती है, इंजन चलता जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कोल क्या होता है, हीट देता है। अगर हीट देता है तो हम उसको थर्मल पावर में यूज कर सकते हैं, थर्मल पावर में यूज करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी। तो कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूअल इन द वेरियस इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री में फ्यूल की तरह भी यूज होता है। ओके, अभी है स्टोरी ऑफ द कोल, मतलब कि कोल कहाँ से मिला, कैसे मिला, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म। So about 300 million years ago, the earth had the dense forest in the low living wetland areas. मतलब जहाँ पे भी गीला एरिया था वहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट था। Due to the natural processes like flooding, this forest is got buried under the soil. मतलब ये जो नेचुरल प्रोसेस की वजह से ये जो फॉरेस्ट्स हैं गॉट बरिड अंडर द सॉइल, बरिड मतलब कि दब जाते हैं, सॉइल के नीचे दब गए थे। एज मोर सॉइल इज डिपॉजिटेड ओवर दैट, उसके ऊपर दूसरे सॉइल का लेयर होता रहा, एंड दे वर कंप्रेस्ड, मतलब उनके ऊपर प्रेशर आता रहा, वो दबते गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, मतलब जैसे जैसे अंदर अंदर दबते गए वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहा। अंडर द हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू दी कोल। मतलब ये कोल किस में से बनता है, तो ट्रीज में से ही बनता है। अगर ट्रीज नीचे अंदर पानी में दब जाती हैं, उसके ऊपर सॉइल का लेयर देता जाता है और बहुत सारे ऐसे लेयर बन जाते हैं, तब बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो ये जो डेड प्लांट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में। As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of the dead vegetation into coal is called the carbonization. तो ये कार्बोनाइजेशन की भी टिक कर लो। What do you mean by carbonization? क्या लिखोगे क्वेश्चन, What do you mean by carbonization? तो कार्बोनाइजेशन में क्या लिखेंगे हम, as the coal contains mainly the carbon, the slow process of conversion of the coal of dead vegetation into coal is called the carbonization. मैम खुशी, नील, हो गया? खुशी, नील, तुम दोनों का हो गया? हाँ मैम हो गया, मेरा हो गया ना। यस मैम डन। Since it was formed from the remains of the vegetation, coal is also called the fossil fuel. A coal mine is shown in the figure. मतलब ये क्या है, वेजिटेशन, मतलब कि प्लांट्स से ऐसे, प्लांट्स कैसे वेजिटेशन में से ही बना है ना, तो इसीलिए कोल को क्या बोलते हैं, कोल भी इज अ वन टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मैंने तुमको बोला ना कि जो भी फ्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से बने हैं, तो कोल किस में से बना है, ट्रीज में से, तो ट्रीज आर ऑल्सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए कोल को भी क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल मैंने तुमको बताया कि ऐसे फ्यूल्स जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मर जाएं, उसके अगर पार्ट में से जो फ्यूल बनते हैं उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसे लिखा है इधर कि भाई इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, वो तो प्लांट्स अगर मर गए उसी में से ही बना ना कोल, हमने ये स्टोरी पढ़ ली, तो इसीलिए कोल को भी क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल। तुमको ऐसा रीजन पूछ सकते हैं, व्हाई द कोल इज कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल, कोल को फॉसिल फ्यूल क्यों बोला जाता है, तो ये तुम स्टोरी भी लिख सकते हो। और अगर वन मार्कर में खाली पूछे तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, दैट्स व्हाई कोल इज कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स। Okay, understood? तो देखो नीचे दिखाया है, अ कोल माइन इज शोन इन द फिगर, नीचे देखो कोल माइन दिखाया है हमको।
When heated in air, coal burns and produce the mainly the carbon dioxide है. जब हम कोल को हीट करते हैं तब वो बर्न होता है और उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. Coal is processed in the industry to get some useful products such as a coke, coal tar and coal gas. मतलब कोल में से 3 चीजें बनती हैं. That is what? कोक. अभी वो कोक वो पीने वाली कोक नहीं है. COK कोक, COALTAR कोल टार और कोल. ठीक है, ये 3 चीजें बनती हैं कोल में से. तो ये कोक क्या है? तो इट इज अ कोक इज अ टफ, porous and the black substance. It is an almost pure form of the carbon. Coke is used in the manufacture of the steel and in the extraction of the many metals. मतलब जो कोक है वो बहुत टफ होता है. पोरस, पोरस मतलब के छेद छेद होते हैं. जिसे स्पॉन्ज बोलते हैं ना, स्पॉन्ज कैसा होता है? छेद छेद वाला. जो पोरस मतलब जिसमें छेद छेद होता है उसको पोरस बोलते हैं. एंड ब्लैक सब्सटेंस वो ब्लैक कलर का होता है. इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ. देखो एक पूछ सकते हैं, डैश इज कॉल्ड द प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन. प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन क्या है? कोक. ठीक है, कोक. अभी ये कोक कहाँ यूज होता है? तो कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स. मतलब बहुत सारे मेटल्स निकालने के लिए, मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील. स्टील मतलब हम जो घर पे यूज करते हैं ना बर्तन, वो सारे स्टील के ही होते हैं. तो कोक इसके स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है और बहुत सारे मेटल्स निकालने के लिए यूज होता है. ठीक है, समझ में आया कोक क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है? ये 4 लाइन है, लेकिन ये चारों लाइन साथ में भी पूछी जाती हैं. इसमें से MCQs भी पूछे जाते हैं. ऐसा भी पूछ सकते हैं, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोक. तो इट इज अ टफ, पोरस एंड द ब्लैक सब्सटेंस. ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, फिर है कोल टार. इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड. देखो नीचे फोटो भी दिखाया है. विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. कोल टार एक 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है. Products obtained from coal tar are used as the starting materials from manufacturing various substances used in the everyday life and in industries like synthetic dyes, drugs. Drugs मतलब वो वाले drugs नहीं, दवाइयाँ, उसको भी drugs बोलते हैं. Explosive मतलब bombs, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. Interestingly, नेप्थेलिन बॉल्स. नेप्थेलिन बॉल्स मतलब वो फिनाइल की गोलियां हम लोग रखते हैं ना हमारे कवर्ड्स में, और उसमें उसको बोलते हैं नेप्थेलिन बॉल्स. यूज्ड टू रिपेल द मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल टार. ठीक है, वो भी किसकी बनी होती हैं? कोल टार की. तो कोल टार में हमको क्या याद रखने का? पहले उसकी प्रॉपर्टीज याद रखने की. इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल. मतलब उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. और कोल में से क्या यूज रखेंगे हम, क्या उसमें से क्या क्या बनता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा कोल यूज होता है. तो डाइज में वो जो काले कलर आते हैं ना गोदरेज के, उन सब में कोल टार यूज होता है. ड्रग्स में, एक्सप्लोसिव्स में, परफ्यूम्स में. फिर दिस डेज बिटुमिन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स. मतलब कि जब पता है रोड्स बनाते तो वो ब्लैक कलर का डामर बोलते हैं हम लोग, वो डालते हैं ना. पता है रोड बनाते हैं तो ब्लैक कलर का लिक्विड डालते हैं. सब लोगों ने देखा ही होगा, आई थिंक. देखा है कि नहीं? यस मैम, देखा है. रोड बनते हुए देखा है कि नहीं देखा है? उसमें वो ब्लैक कलर का लिक्विड डालते हैं ऊपर. पता है तुम लोगों को? पूरी गंदी सी स्मेल होती है उसकी. यस मैम. तो वो जो ब्लैक, हाँ हाँ, उसको हम डामर बोलते हैं. तो पहले वो टाइप बिटुमेन एक कॉल है. ठीक है, तो उसमें से भी ये बनाया जाता है और वो रोड में यूज होता है. तो तुमको ऐसा पूछेंगे व्हाट इज यूज्ड इन द मेटलिंग ऑफ रोड्स, तो क्या लिखेंगे? बिटुमिन. ठीक है, अंडरस्टूड. यहाँ पे एक ब्लैंक है, इसको टिक कर लेना. फिर उसके बाद है कोल गैस. तो कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द कोल टू गेट अ कोक. मतलब कोल गैस कब बनता है? तो कोल गैस बनता है प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट अ कोक. जब हम कोल में से कोक बनाते हैं उस टाइम पे एक गैस रिलीज होता है, दैट इज द कोल गैस. ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द मेनी इंडस्ट्रीज
सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, जहाँ पे भी कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स चलते हैं वहां पे फ्यूल की तरह, मतलब ये एक क्या है, कोल गैस। जैसे हम सीएनजी गैस यूज करते हैं ना, वैसे कोल गैस भी कहाँ यूज होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में। ओके, coal gas was used for the street for the first time in the London in the 1810 and in the New York around 1820. Nowadays it is used as the sources of the heat rather than the light. मतलब पहले कोल गैस एक बार न्यूयॉर्क में किसी ने स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज किया था, ठीक है, लेकिन अभी कोल गैस को हीट के रिसोर्सेज में ज्यादा यूज करते हैं, लाइट में नहीं, ठीक है। अभी उसका कम, उसका जो यूजेज है वो हम हीट के लिए ज्यादा करते हैं, लाइट के लिए नहीं करते, ठीक है। कोल गैस है तो उसको हीट करेंगे तो कोई भी हम इंडस्ट्रीज में मशीन चला सकते हैं ना। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? एनी डाउट? हिल, खुशी? नो मैम। इसमें से इस क्वेश्चन में से हमको क्या लिखना है, तो इसमें से हमको लिखना है एक्सप्लेन अबाउट द कोक, कोल एंड कोल tar, ठीक है। तुमको क्वेश्चन क्या पूछेंगे 3 मार्क्स में, एक्सप्लेन अबाउट द कोक, कोल tar एंड कोल गैस, ठीक है। तो इसमें से कितनी कितनी लाइंस लिखनी है, दैट्स आई एम अंडरलाइनिंग, और तुम भी अंडरलाइन कर लो साथ में। देखो सबसे पहले कोक, तो इट इज अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ द, हाँ कोक में तो पूरा ही लिखना है हमको, कोक में पूरा ही लिखना है, छोटा सा ही है ना, तो कोक में पूरा लिखेंगे। फिर बाकी कोल tar, तो कोल tar में भी हम ये तो लिखेंगे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, ये भी लिखेंगे। फिर और इसमें भी सब लिखने जैसा ही है, होल पैराग्राफ, तीनों ही पैराग्राफ लिखने हैं होल। इसमें खाली ये जो है ना, ये वाला जो येलो बॉक्सेस हैं, उसमें से खाली ऐसा ही लिखना, बिटुमिन इज यूज्ड इन द मेटलिंग ऑफ रोड्स लिखना। और कोल गैस में भी ऐसा ही लिख देना, कोल गैस वाज यूज्ड फर्स्ट फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग इन द लंदन in 1810 and 1820. Now it is used for the light heat rather than the light, ठीक है। मतलब ये 3 मार्कर क्वेश्चन है तो लिखना तो पड़ेगा ही इतना। क्लियर? यस मैम। 5 क्वेश्चन हुए ना हमारे, 5 हुए ना? यस मैम, यस मैम। अभी उसके बाद है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम, यू नो दैट द पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द लाइट ऑटोमोबाइल्स। लाइट ऑटोमोबाइल्स मतलब के स्कूटर है, रिक्शो है, मोटरसाइकिल है, इन सबको लाइट ऑटोमोबाइल्स, मतलब जो हैवी नहीं, बहुत हैवी नहीं होते, उन सबको लाइट ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स रन ऑन द डीजल्स, जो हैवी होते हैं वो किस पे चलते हैं, डीजल्स पे चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज कॉल्ड द पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोल और डीजल जहां से हमको मिलते हैं उस रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रा, पेट्रा मीन्स रॉक, and oleum means oil, as it is mined from between the rocks under the earth as shown in the figure. क्या लिखा है, as it is mined मतलब कि खोद के निकाला जाता है, from between the rocks मतलब कि रॉक्स के अंदर छेद करके अर्थ के नीचे से खड्डा खोद के, मतलब खड्डा तो हम वैसे तो नहीं खोदने जाएंगे, बट देखो इधर तुमको नीचे डायग्राम में दिखाया है, इधर देखो मतलब बहुत ऐसे नीचे, तो इसमें देखो इधर नीचे वाटर है, उसके ऊपर ऑयल फ्लोट कर रहा है, ऑयल के ऊपर गैस फ्लोट कर रहा है, तो 2 खड्डे खोदे हैं, एक इधर गैस के लिए और एक इधर ऑयल के लिए। तो दिस विल बी वेरी डीप सरफेस फ्रॉम द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस से बहुत नीचे नीचे होते हैं। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तुम लोग ध्यान देना। हाँ, अभी है डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म, जैसे हमने बहुत पढ़ा कि कोल कैसे फॉर्म होता है, तो जो भी ट्रीज हैं वो अगर दब जाते हैं तो उसमें से कोल बन जाता है। तो अभी पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी में जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें से पेट्रोलियम बनता है।
As this organism died, their bodies settled down at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay. मतलब जो मछलियां हैं, जो दूसरे बॉडीज हैं, अगर वो मर जाते हैं, हम बोलते हैं ना शी में गंदा पानी छोड़ते हैं तो बहुत सारे मर गए, तो क्या हम उनको निकालने जाते हैं? नहीं, निकालने नहीं जाते। वो क्या हो जाते हैं, नीचे दब जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जो भी मर जाते हैं वो नीचे मर जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर सैंड का लेयर हो जाता है, क्ले का लेयर हो जाता है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत सारे सालों के बाद, एब्सेंस ऑफ एयर, अगर वो ढक जाता है मिट्टी से तो वहां पे एयर नहीं होती है, तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मतलब ये जो भी थे जो भी मर गए, उन सबको बहुत सारे सालों के बाद टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने की वजह से वो किस में चेंज हो जाते हैं, उनको उसमें किस में चेंज हो जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। So look at the figure 5.4, मतलब this figure it shows the deposits of petroleum and natural gas। मतलब ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे ऑयल मतलब पेट्रोलियम है। You see that the layer containing the petroleum air and the gas is above that of the water. Why is it so? So recall that oil and gases are the lighter than water and do not mix with it। ये तो पता ही है इनके क्यों अलग अलग लेयर दिखाए हैं, क्योंकि वाटर से ऑयल पतला होता है तो फ्लोट करता है वाटर पे, और ऑयल से गैस पतला होता है तो ऊपर और फ्लोट करता है। अंडरस्टूड? समझ में आया ना? इसलिए ये डायग्राम दिखाया है हमको। The world's first oil well was drilled in the Pennsylvania, USA in 1859। ये सबसे मेन बात याद रखने जैसी है एमसीक्यू में। सबसे पहला ऑयल वेल कहाँ पे था? यूएसए में 1959 में। 8 years later in 1867 oil was struck at Makum in Assam। मतलब 8 साल के बाद इंडिया में आसाम कंट्री में, आसाम स्टेट में भी एक ऑयल स्ट्रक किया गया। एंड इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। हमको पता ही है कि वो शी के होते हैं, तो जहाँ पे बेसिन्स होंगे वहाँ पे शी और वाटर का, रिवर का पानी मिल रहा होगा, तो वहाँ पे भी हमको क्या मिलेंगे? ये पेट्रोलियम मिलेंगे। अंडरस्टूड? पेट्रोलियम समझ में आ गया पूरा? Yes, ma'am. क्लियर? पेट्रोलियम में खाली अभी तुमको ये एक ही लाइन लिखनी है कि फर्स्ट वेल कहाँ पे था, ठीक है? बाकी जो पेट्रोलियम का है दैट विल आई सेंड, ठीक है? वो मैं सेंड करूंगी कि भाई कैसा कहाँ पे आएगा। फिर है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम कैसा होता है? एकदम ब्लैक कलर का होता है, ऑयली होता है, थिक होता है, लिक्विड। It has an unpleasant odor, उसकी गंदी स्मेल आती है। It is a mixture of various constituents such as the petroleum, gas, petrol, diesel, lubricant oil, paraffin wax, etc। मतलब जो भी ऑयल की सारी चीजें हैं वो सब पेट्रोलियम में से ही मिलती है, ठीक है? तो उसमें से वो चीजें मिलती हैं, मतलब कि पेट्रोलियम में को कोई प्रोसेस करते हैं जिसमें से ये सब सारी चीजें निकलती हैं, ठीक है? और वो सब प्रोसेस निकालने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। मतलब पेट्रोलियम में से पेट्रोल अलग करना, डीजल अलग करना, ऑयल अलग करना, वैक्स अलग करना, ये जो पूरी प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इधर लिखी भी है, देखो, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ separating the various constitute of the fraction of the petroleum is known as the petroleum refinery and this process is known as the petroleum refining। ठीक है? जहाँ पे ये होता है उसको रिफाइनरी बोलते हैं और जो ये प्रोसेस है उसको पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोलते हैं। हमारे जामनगर में तो दो रिफाइनरीज है ना, किसको पता है कौन सी 2 रिफाइनरीज हैं हमारे जामनगर में? पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी है हमारे जामनगर में? बहुत बड़ी है, बहुत फेमस है। Reliance. एक रिलायंस और दूसरी कौन सी है? कौन सी है दूसरी? मैम भूल गया। एसआर, नायरा, अभी नायरा कर दिया ना एसआर का नाम। एसआर का नाम अभी नायरा एनर्जी कर दिया ना, तो रिलायंस और एसआर दोनों ही है ना, पेट्रोलियम रिफाइनरीज ही है ना, वहाँ पे यही सब बनता है। वहाँ पे पेट्रोलियम, हाँ, वहाँ पे पेट्रोलियम के कुएं हैं। हमारा तो जामनगर वो शी साइड ही है, तो वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे हमको रिजर्वियर्स मिल जाते हैं, तो उसमें से पेट्रोल, डीजल, ये सब निकालने का काम रिफाइनरीज में ही होता है। जो रिलायंस और एसआर है वो सबसे बड़ी रिफाइनरीज है, ठीक है?
तो ये एक डिफाइन अंडरलाइन कर लेना, पेट्रोलियम रिफाइनरी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। ठीक है, इधर देखो लिखा है ना रिफाइनिंग। अंडरस्टूड। अभी है वेरियस कंस्टिट्यूट ऑफ द पेट्रोलियम एंड द यूजेस आर गिवन इन द टेबल। देखो ये टेबल पूरा दिया हुआ है और ये टेबल हमको याद भी रखने का है। पेट्रोल गैस इन द लिक्विड फॉर्म, मतलब अगर पेट्रोलियम गैस अगर लिक्विड फॉर्म में है, उसको बोलते हैं हम एलपीजी। वो जो हमारे गैस के सिलेंडर आते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, तो वो किस में यूज होते हैं, फ्यूअल फॉर द होम एंड इंडस्ट्रीज। फिर है पेट्रोल, तो पेट्रोल का तो यूजेस हमको पता ही है, मोटर, एविएशन फ्यूल मतलब के एरोप्लेन्स और इन सब में। सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, मतलब कुछ दाग ऐसे होते हैं जो नहीं निकलते हैं तो उसको पेट्रोल से निकाला जाता है, पेट्रोल से वो जिद्दी से जिद्दी दाग निकाल जाते हैं। वो बोलते हैं लॉन्ड्री में एकदम क्लीन करके देते हैं, तो वो लोग क्या यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं। पेट्रोल से बहुत जो ऐसे कोई दाग होते हैं नहीं निकलते, तो वो पेट्रोल से निकल जाते हैं। फिर है केरोसिन, तो केरोसिन उसमें यूज होता है लैम्प्स में, और जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसमें भी केरोसिन यूज होता है। फिर है डीजल, तो फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। फिर है लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑयल मतलब हम बताए ना वो एक्टिवाज में और लूनाज में इन सब में ऑयल डालते हैं, तो वो लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेशन के लिए मतलब मशीनरी को ऑयलिंग करने के लिए। फिर है पैराफिन वैक्स, तो हम बोलते हैं पेट्रोलियम जेली, वैसलीन, ये सब पैराफिन वैक्स है। ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स और वैसलीन, इन सब में पैराफिन वैक्स यूज होता है। फिर है बिटुमिन, तो बिटुमिन इज अ वन टाइप ऑफ कॉल, तो वो किस में यूज होता है, पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में। इन सब में से ये पूरा का पूरा टेबल तुमको लिख के याद रखने का है। ठीक है, फुल टेबल, पूरा का पूरा टेबल टिक कर डालो, पूरा का पूरा टेबल या इसके कंस्टिट्यूट ऑफ द पेट्रोलियम एंड यूजेस। 3 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन पूछते हैं, और उसमें से एमसीक्यूज और ये सब भी पूछते हैं। विच पेट्रोलियम कंस्टिट्यूट इज यूज्ड इन द ड्राई क्लीनिंग, तो पेट्रोल। विच कंस्टिट्यूट इज यूज्ड इन द जेट एयरक्राफ्ट, तो केरोसिन। तो हम पूरा अगर हम ये लिखेंगे, याद करेंगे, तो ही हमको याद रहेगा। ओके, क्लियर। फिर है many useful substances are obtained from the petroleum and natural gas। बहुत सारी सब्सटेंस बनते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, तो उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। तो ये भी एक टिक कर लो, many useful substances are obtained from petroleum and natural gas and these are termed as a petrochemicals। करते जा रहे हो टिक साथ में। Yes or no? Yes, ma'am. These are used in the manufacturing of the detergents, fibers में polyester, nylon, acrylic, polythene and other man-made plastics। तो देखो मैंने बोला पेट्रोकेमिकल्स, तो पेट्रोकेमिकल्स में कौन कौन से इंडस्ट्रीज आएंगी, पॉलिस्टर आएगा, नायलॉन आएगा, डिटर्जेंट्स आएंगे, फिर पॉलीथीन एंड अदर मेन मेड प्लास्टिक्स, ये सब डिटर्जेंट, ये सब, इन सबको क्या बोलते हैं हम, पेट्रोकेमिकल्स। फिर है हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो नेचुरल गैस का हमने देखा था ना, नेचुरल गैस मिलता है, वो नेचुरल गैस में से हाइड्रोजन गैस भी मिलता है, और वो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में। फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया, एंड ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, जो हाइड्रोजन है वो फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी मिल्स में वो बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए जो मतलब कि हाइड्रोजन नहीं बट पेट्रोलियम है, वो हर जगह पे देखो, कोल यूज होता है, डीजल यूज होता है, पेट्रोल यूज होता है, उसके केमिकल्स यूज होते हैं, गैस यूज होता है, मतलब उसका हर एक प्रोडक्ट वो सब कुछ यूजेबल है। तो इसका बहुत सारे कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इसीलिए पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, मतलब काला सोना, मतलब काला है बट बहुत कीमती है, तो दैट्स व्हाई पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। अंडरस्टूड। Clear or not? Everyone clear about it? Yes, ma'am. Yes or no? Okay. अभी है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप्स। मतलब नेचुरल गैस है वो भी फॉसिल फ्यूल से है, क्योंकि वो हम पाइप से हर जगह पे पहुंचा सकते हैं। अभी हमारे घर पे सब पे घर पे लग गई है ना वो लाइंस, पाइप लाइंस गैस की, है ना। और वो जो रिक्शोस हैं उसमें भी सीएनजी चलता है,
Natural gas is stored under the high pressure as compressed natural gas, that is the CNG. जो नेचुरल गैस है उसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सीएनजी. ये सीएनजी का फुल फॉर्म है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये याद रखने का, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सीएनजी इज यूज्ड फॉर द पावर जनरेशन. हमको पता ही है कि पावर जनरेशन के लिए यूज होता है. It is now being used as a fuel for the transport vehicles because it is a less polluting and it is a cleaner fuel. ये तो भी तुमको पूछते हैं, which fuel is known as a cleaner fuel? किसको cleaner fuel बोलते हैं? तो CNG को बोलते हैं. ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे निकलता है पॉल्यूशन की जो पार्ट वो बहुत कम होता है, इसलिए उसको क्लीनर फ्यूल बोलते हैं. फिर है द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन द होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू द पाइप्स. मतलब जहाँ पे भी पाइप से जा सके वो सीएनजी हम डायरेक्ट, जो हमारा जो घर पे जो नेचुरल गैस आता है ना वो है सीएनजी, लेकिन पाइप से होके आता है, इसीलिए हम उसको पीएनजी बोलते हैं, पाइप्ड नेचुरल गैस. लेकिन होता तो वही है, अगर वो पाइप के थ्रू से आता है तो उसको पीएनजी बोलते हैं, पाइप्ड नेचुरल गैस. ठीक है, सीएनजी को अगर हम पाइप से घर में भेजते हैं, जो हम सीएनजी घर पे ऑटो रिक्शा चलाने के लिए यूज करते हैं ना, वही नेचुरल गैस हम घर पे खाना पकाने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन वो पाइप से आता है, इसीलिए उसको पीएनजी बोलते हैं, सीएनजी नहीं बोलते. ठीक है, बाकी दोनों चीज है सेम. Such a network of pipelines exists in the Vadodara, some part of Delhi and other places. ये तो देखो पहले की बुक है, तो सबसे पहले वडोदरा में आया था, अभी तो हमारे जामनगर में भी आ गया है ना, हर एक के घर में ऐसी पाइपलाइंस हैं. Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of the number of chemicals and fertilizers. Natural gas और कहाँ पे यूज होता है, बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में. इंडिया हैज द वास्ट रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल गैस. इंडिया के पास बहुत सारा नेचुरल गैस का रिजर्व्स है. इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड. कहाँ कहाँ पे नेचुरल गैस मिलता है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द बेसिन्स ऑफ कृष्णा गोदावरी डेल्टा. ठीक है, क्लियर अबाउट द नेचुरल गैस. अभी है कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स. तो क्या हम ऐसा बोलते हैं कि मैम ये तो बनता तो उसमें से ही है, तो क्या हम नहीं बना सकते? तो लिखा है नो, their formation is a very slow process and conditions for their formation cannot be created in the laboratory. मतलब उसको हाई प्रेशर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसको चाहिए वो रिक्वायर्ड बनने के लिए, वो हम लेबोरेटरी में नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको नहीं बना सकते, इसीलिए ही हमने उसको एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज रखा है. ठीक है, अभी है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forests and minerals. You know that coal and petroleum are fossil fuels. It is required the dead organism millions of the year to get converted into this fuel. मैंने बताया बहुत हजारों करोड़ों साल लगते हैं फ्यूल्स बनने में. On the other hand, the non-reserves of this will last only a few hundred years. मतलब जितने हैं हमारे पास वो थोड़े सालों के लिए ही हैं, थोड़े 100 सालों के लिए ही हैं. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. उससे एयर पॉल्यूशन भी बहुत फैलता है. Their use is also linked to the global warming. और उससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है. It is therefore necessary that we use these fuels only when मतलब हम तभी हम यूज करें. This will result in the better environment, smaller risk of global warming and their availability for the longer period of time. In India, the Petroleum Conservation Research Association, ये PCRA का फुल फॉर्म याद रखने का, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एडवाइजेस पीपल. मतलब ये क्या है, एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो बताता है, जो हमको एडवाइजेस देता है कि पेट्रोल डीजल हमको वाइजली यूज करने चाहिए ड्राइविंग पे. वो टिप्स देते हैं हमको कि ड्राइव एट द कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. मतलब कि बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं रखनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं, मॉडरेट स्पीड रखना चाहिए. स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस वेयर यू वांट टू वेट. मतलब जहाँ पे वेट करने की बारी आए तो हमारा इंजन बंद कर देना चाहिए. एंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर. मतलब हमारे टायर का जो प्रेशर है वो भी करेक्ट होना चाहिए, तो प्रेशर करेक्ट होगा तो फ्यूल भी कम यूज होगा, गाड़ी स्मूथ चलेगी. एंश्योर द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. मतलब जो भी हमारा व्हीकल है उसका मेंटेनेंस अच्छा रखना चाहिए, उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए. क्लियर अबाउट द चैप्टर? Anyone has a doubt? Yes. No, ma'am. What?
चलो हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं थोड़े से। फॉसिल फ्यूल्स आर डैश एंड डैश, क्या आएगा इसमें? क्या मैम? कहाँ पे है, कहाँ पे है ये वाली ब्लैंक? फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश, तो मैंने तुमको यहाँ पे दिखाए थे। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? मैम फॉसिल फ्यूल्स कोयल, आर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। देखो मैंने तुमको इधर लिखवाया भी था। मैम कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एक मिनट, वहाँ पे थी ये वाली ब्लैंक, मैंने टिक भी करवाया था। देखो इधर लिखा है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज द कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस, है ना। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये क्या है? तीनों के तीनों फॉसिल फ्यूल्स। हमने इसी के बारे में, तीनों के बारे में पढ़ा ना। पहले कोल के बारे में पढ़ा, फिर पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, और फिर नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिर है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट कंस्टिट्यूट फ्रॉम द पेट्रोलियम इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? मैंने तुमको बताया था, पेट्रोलियम में से अलग अलग कंस्टिट्यूट निकालना, उसको क्या बोलते हैं? मैम रिफरिंग। रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। मैंने डिफाइन भी टिक करवाई इसकी, है ना। फिर है लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर द व्हीकल, ये भी मैंने तुमको बताया। सबसे कम पॉल्यूशन कौन फैलाता है? कौन सा फ्यूल है? मैम सीएनजी। बाकी के दोनों क्या कर रहे हैं? नील, खुशी? चलो अभी ट्रू फॉल्स, पहला वाला खुशी बोलेगी, दूसरा वाला नील बोलेगा। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, ट्रू और फॉल्स? False. फिर सीएनजी इज द मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन द पेट्रोल, ट्रू और फॉल्स? नील? फॉल्स। फिर कोक इज ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ट्रू और फॉल्स? दीप? ट्रू। फिर कोल्टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ट्रू और फॉल्स? खुशी? True. ट्रू, मैंने बताया था ना, कोल्टार इज अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। फिर केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, नील? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है। मैम है। तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा ना, नॉट लिखा है। हाँ मैम, नॉट। अभी देखो क्वेश्चन आंसर में तो यही है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द सीएनजी एंड एलपीजी, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग द रोड, ये तो आ जाएगा तुमको। सेकंड वाला बताओ किसको आता है? नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स, मैंने बताया तुमको। सरफेसिंग ऑफ रोड्स में क्या यूज होता है? Bitumen. बिटुमेन, वेरी गुड। टाइप ऑफ कोल, ऐसा लिखेंगे, टाइप ऑफ कोल बिटुमेन इज यूज्ड इन द सरफेसिंग ऑफ रोड्स। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा। हाँ इट इज अ फॉरेस्ट एंड ब्लैक कलर। हाँ बेटा, वो तो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, हमको खाली उसका नेम ही लिखना है। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड एंड फ्रॉम द डेड वेजिटेशन एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो मैंने तुमको ये बताया ना कि कोल किसमें से बनता है, तो डेड वेजिटेशन जब दब जाते हैं तो उसके प्रेशर और टेम्परेचर हाई से बनता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नील, डू यू नो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? मैंने टिक भी करवाया था। कोल की जो प्रोसेस है मैंने उसमें तुमको टिक करवाया था, याद है तुम्हें? Fossil fuel. कार्बोनाइजेशन बताया था मैंने। हाँ मैम बताया था, मैम याद नहीं आ रहा। हाँ मतलब तभी तुमने पढ़ा नहीं है ना, इसीलिए याद नहीं आ रहा है। कल अभी 1 2 3 क्वेश्चन आंसर है,
फिर नीचे देखो 6th वाला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल को क्यों एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, तो फॉसिल फ्यूल्स आर द लिमिटेड इन रिसोर्सेज, है ना, लिखेंगे ना कि भाई वो लिमिटेड है, वो कभी भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम उसको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। फिर उसके बाद 7th है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड द यूजेस ऑफ कोक, मतलब कोक कैसा होता है वो बताना है और उसके यूजेस बताना है। ये तो मैंने तुमको पूरा ही टिक करवाया ही है ना। और उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। खुशी तुमको ये चैप्टर भेजा है बेटा पीडीएफ फॉर्मेट में? मैम हाँ देखा है। हाँ, तो ये वाला चैप्टर बेटा शेयर कर देना। तुम लोगों को आज होमवर्क में इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज लिखनी है, और जो जो मैंने बीच बीच में टिक करवाए वो सारे क्वेश्चन आंसर लिख के और लर्न करने हैं। और जो 9th वाला क्वेश्चन है दैट इज द ग्राफ, तो जो बार ग्राफ हमने सीखा ना 5th चैप्टर में डेटा हैंडलिंग में, याद है? हाँ मैम, उसका याद है। बार ग्राफ बनाने का है, ठीक है। ओके मैम। तो ये पूरी एक्सरसाइज तुमको होमवर्क में करनी है, मुझे पीडीएफ सेंड करनी है। खाली खुशी ने ही सेंड किया था और किसी ने भी नहीं। और खुशी जो प्रैक्टिस वर्क का वर्क है बेटा उसका फोटो तुम सेंड कर देना ग्रुप में। प्रैक्टिस वर्क का नील मुझे परसों दिखाना, लेकिन ये इसकी एक्सरसाइज और अंदर जो भी मैंने टिक करवाए दैट मस्ट बी रिटन एंड लर्न प्रॉपरली। I will take the oral tomorrow of this chapter. Okay? ओके मैम। Clear? लर्न करना है, खाली लिख के आना नहीं है या लिख के पीडीएफ नहीं सेंड करना है मुझे। मैं कुछ भी बीच में से पूछूंगी और वीडियो ऑन रख के ही बैठना है, सामने मोबाइल रख देना है, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। बाय मैम। Okay, that's it for today. Bye बेटा।